अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। किस किस के पास बारिश हो रही है भाई? तो सबके पास हो रही है। अच्छा। पार्टिसिपेंट्स आज कम रहेंगे हमारे पास, या वेट करें? सर आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक जी, तो कल तक हमने जो स्टडी किया है वहां तक कोई सवाल आपका, कोई बात? नो सर। हफ्सा ने ज्वाइन किया है आज, या आज भी उनको प्रॉब्लम हो रही है? चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केटिंग मिक्स हम स्टडी कर रहे थे। प्रोडक्ट हमने स्टडी कर दिया था। प्राइस की तरफ हमने आना है, प्राइसिंग स्टडी कर दी। तो जो सेकंड एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में, वो एलिमेंट है जी प्राइस या प्राइसिंग का। एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है और सेंसिटिव एलिमेंट है। किसी भी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल कंज्यूमर मार्केटिंग हो या फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग हो, दोनों साइड पर ठीक है जी। क्योंकि बायर साइड पे इसका पर्सपेक्टिव ये है कि प्राइस रोल प्ले करती है एज एन वैल्यू विच इज एट्रीब्यूटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। जो हमने वैल्यू जब ब्रीफ हमने डिस्कस की थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो परसीव्ड बेनिफिट्स हैं अगेंस्ट द परसीव्ड प्राइस, उसके तहत एक बायर जो है वो उसको एज अ वैल्यू एट्रीब्यूट देखता है। जबकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मेकिंग पॉइंट है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मेकिंग एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। अगर प्राइस हाई हो तो सेलर को मिलेगा हाई प्रॉफिट अर्निंग, लेकिन बायर उसको एज अ देखेगा अनफेयरली हाई प्राइस के तौर पर, और उसकी नज़र में प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो सकती है।
कंट्रेरियली अगर प्राइस जो है वो लो साइड पे चली जाती है तो बायर के लिए ये प्राइस जो है वो बजट में चली जाएगी, ठीक जी, उसकी वैल्यू जो है उसकी उसके बजट रेंज में चली जाएगी, लेकिन सेलर के लिए ये सब ऑप्टिमल इनकम जनरेट कर सकती है। सिमिलरली जिस तरह हमने कल एक बात कही थी कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो, टू मच हाई हो, तो ये बायर की नज़र में प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करती है। प्रीमियम क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट का इमेज जो है वो बायर की नज़र में बनाती है, लेकिन सेलर को प्रॉब्लम ये आएगी कि उसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर होगा, एक लिमिटेड बेस बनेगी कस्टमर्स की जो इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो जो बहुत हायर साइड पे हो, वो कस्टमर्स उसे बाई कर सकें। अच्छा जी, अगर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लो हो जाए प्राइस, टू मच लो हो जाए, तो इसके अगेंस्ट चला जाएगा इमेज, प्रीमियम क्वालिटी के अगेंस्ट लोवेस्ट क्वालिटी पे प्रोडक्ट का इमेज जो है वो बायर की नज़र में बन जाएगा। और सेलर के लिए क्या होगा कि इस तरह की प्रोडक्ट जो है किसी भी तरह का रेवेन्यू सेलर के लिए जनरेट नहीं कर सकेगी। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इस तरह की प्रोडक्ट जिसकी के प्राइस टू मच लो कर दी जाए, वो ग्रोथ पोटेंशियल उसमें नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं करा सकेगी इस तरह की कोई प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्राइस बेनिफिट रिलेशनशिप, प्राइस वैल्यू रिलेशनशिप जो हमने कल भी ब्रीफली डिस्कस किया था, इन चीज़ों को देखना होता है प्राइस के एलिमेंट में डिपेंडिंग ऑन द टारगेट मार्केट के। अब आपकी टारगेट मार्केट जो है वो क्या है, टारगेट मार्केट कौन सी है, टारगेट मार्केट में किस तरह का कस्टमर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वैल्यू सेंसिटिव प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है तो प्राइस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्राइस कम करके और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर टारगेट मार्केट में कस्टमर का के जहन में प्राइस से इमेज प्रोडक्ट का ज़्यादा अच्छा बनता है, तो इस तरह के टारगेट मार्केट में अगर प्राइस कम कर दी जाए तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, बजाय ये कि प्राइस से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है जी, तो ये प्राइसिंग की स्ट्रेटजी जो है एक हमारे पास सेपरेट सब टॉपिक भी है जो हमने आगे जाके सेल्स मैनेजमेंट में स्टडी करना है। इसकी मजीद स्ट्रेटजीज हम प्राइसिंग की वहाँ पर भी देख सकेंगे। यहाँ तक हम ये चंद एक पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं प्राइसिंग के हवाले से, ये बेस करेंगे कि हमारी टारगेट मार्केट जो है वो किस तरह की है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल पेनाडोल टेबलेट का जो स्ट्रिप है हमारे यहाँ कितने का मिल जाता है? जी, पेनाडोल 15 स्ट्रिप रुपए के दे दें। 15 रुपए का है। सर 10 to 15 रुपीस का मिल जाता है। जी, 10 to 15 रुपीज़ का मिल जाता है, जो कि ब्रांड प्रोडक्ट है। अगर हम जेनेरिक साइड पे चले जाएं तो ये प्राइस जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो जीएसके का 10 to 15 रुपीज़ का ये स्ट्रिप है 10 टेबलेट्स का, और अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग साइड पे चले जाएं तो ये उससे भी प्राइस कम हो जाती है। यही पेनाडोल स्ट्रिप अगर आप यूएई में चले जाएं तो 2.5 to 3 धर्म्स तक की उसकी प्राइस है, विच मीन्स कि 90+ रुपीज़ तक पाकिस्तानी रुपीज़ उसकी प्राइस बन जाती है। सिमिलरली और ज़्यादा डेवलप कंट्रीज में चले जाएं तो ये 2+ डॉलर्स तक इसकी वैल्यू जो है वो डेवलप कंट्रीज में है, यानी कि 250 रुपीज़ प्लस में। अब अगर ये 15 रुपीज़ की इक्वलेंट की प्राइस अगर इस तरह के कंट्रीज में रख दी जाए, कनाडा में, यूएसए में या यूएई में, तो इसका जो है वो एक अपोजिट इमेज, वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, वहाँ के कस्टमर्स के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर एक डेवलप कंट्रीज में पेनाडोल स्ट्रिप की जो प्राइस है इक्वलेंट टू 250+ रुपीज़ अगर वो यहाँ पे रख दी जाए तो उससे कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो जाएंगे। अभी जिस तरह से वो पेनाडोल सेल आउट होती है, इस तरह से फिर वो सेल नहीं होगी। ये सिलेक्टेड बेस बनेगा, उसी को वो प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी। एक जनरल बेस जो है उसका स्टेबल नहीं हो सकेगा कस्टमर्स के लिए। ठीक है जी।
अच्छा जी, कॉस्ट स्ट्रक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का जनरल कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है कि जो गिवन रिटेल प्राइस है प्रोडक्ट की या मैन्युफैक्चरर की जो प्राइस है उसका 10 to 13% ऑफ टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है जी, 10 to 30%। अच्छा जी, अब ये आर्टिकल भी थोड़ा पुराना है, 2003 का है। आई डोंट नो कि अब इसी तरह से चीज़ें होंगी अपडेटेड या नहीं, लेकिन चूंकि एक जनरल स्ट्रक्चर है तो इस पर हम रिलाई कर सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट उस प्राइस में जाकर लगती है 3% तक। ठीक है जी। देन कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ये कॉस्ट ठीक है ये कॉस्ट पर पैक ऑफ 10 टेबलेट्स या कैप्सूल्स या पर 60 ml बॉटल ऑफ लिक्विड और पर 5 ml इंजेक्शन और पर 50 ग्राम्स ट्यूब ऑफ द ऑइंटमेंट। तो मैंने जब इसको देखा तो मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि ये कैसे हो सकता है, 510 रुपीज़ कैसे हो सकता है पर 10 टेबलेट्स की कॉस्ट में। आपका क्या ख्याल है? ये पब्लिश आर्टिकल और पब्लिश आर्टिकल का स्नैप जो है इसी वजह से मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड किया है। जी सर, ये तो बहुत ज्यादा है। जी ये बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी देर बाद मुझे ये बात समझ में आई कि असल में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम चीज़ों को रिव्यू करते हैं, इस तरह से रिव्यू करना, फॉर एग्जांपल जैसे आपने मुझे कोई असाइनमेंट भेजी 10,000 वर्ड्स की, ठीक जी, 40 पेजेस हैं उसमें, उसको मैं रिव्यू करता हूँ, उसमें से चीज़ें जो है वो ठीक करता हूँ, कहीं पे मैंने चीज़ें काट दी, कहीं पे सेंटेंसेस जो है वो ऐड कर दिए, कहीं चीज़ें स्पेलिंग सही कर दी, कहीं पर स्ट्रक्चर सही कर दिया, कहीं पर वैल्यूज़ जो है वो काट के चेंज कर दी। तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिव्यू का कि वो जो चीज़ें मैंने एडिट की हैं वो फाइल जब आपके पास जाएगी तो आपको उसमें नज़र आएगा कि जी यासिर ने कौन सी चीज़ें काटी हैं, कौन सी लाइंस काट दी हैं, कौन सी लाइंस किस जगह पे कौन से वर्ड्स ऐड कर दिए। तो ये असल में इन्होंने 5 को काटा था, 5 को काट के और फिर 10 लिखा था, लेकिन ये उन्होंने फाइनल वर्जन इसका सही नहीं किया। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो पब्लिश्ड आर्टिकल्स में भी आ जाती है। तो ऑब्वियसली ये 10 रुपीज़ होना चाहिए, ₹10 पर पैक ऑफ 10 टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स। ऑफ कोर्स ये ज़रा ओल्ड डेटा है, 2003 का है। अभी प्राइस डबल हो चुकी होगी, 20 रुपीज़ तक जा चुकी होगी। ठीक जी। तो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट की, अदर इंग्रेडिएंट्स की, पैकेजिंग मटेरियल की, इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो इसमें शामिल होगी और डिपेंड करता है कि बेच साइज कितना है। बेच साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। बेच साइज अगर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट जो है वो कंपेरेटिवली डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक कॉस्ट उसमें लगती है R&D की कॉस्ट। R&D की कॉस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पे लगती है। हमारे यहाँ की जो कंपनीज है वो ज़्यादातर R&D पे चूँकि काम नहीं करती, या हमारे यहाँ जो R&D है वो ज़्यादातर एक ब्रांड के जेनरिक्स बनाने का नाम जो है वो R&D है। न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन या न्यू प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन की साइड पे जो काम नहीं हो रहा होता हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो मल्टीनेशनल्स की जो प्रोडक्ट होती हैं उसमें R&D की कॉस्ट भी जो है वो लगाई जाती है ताकि उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में जितने रिसोर्सेस यूटिलाइज हुए हैं उनको जो है वो रिकवर किया जा सके और फिर वो रिसोर्सेस किसी और नए मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर करने में, स्टडी करने में लगाए जा सके। ठीक है, तो ये जो है एक जनरल जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लग सकती हैं, मार्केटिंग कॉस्ट भी लग सकती है, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहता है। अच्छा जी, देन प्राइसिंग स्ट्रक्चर में जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचती है, अगर वो है 100 रुपीज़ की, जिसे हम कहते हैं रिटेल प्राइस, ठीक है, RP या रिटेल प्राइस। एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर 100 रुपीज़ रिटेल प्राइस लिखी हुई है तो वो 100 रुपीज़ का मिलेगा फाइनल
कस्टमर को। ओके जी, उस 100 रुपीज़ में से 15% जो है वो मार्जिन लेस होगा रिटेलर का, यानी कि 100 रुपीज़ में से 15% का प्रॉफिट जो है वो रिटेलर का है। ठीक जी, इट मीन्स कि प्रोडक्ट की ट्रेड प्राइस हो जाएगी 85 रुपीज़। रिटेल फार्मेसी को या हॉस्पिटल फार्मेसी को जो प्रोडक्ट सेल की जाएगी जिस पर 100 रुपीज़ लिखे होंगे वो सेल की जाएगी 85 रुपीज़ की। उसमें से 15 रुपीज़ या 15% का मार्जिन वो होगा रिटेलर का। अच्छा जी, अब इस ट्रेड प्राइस के बाद इस ट्रेड प्राइस में से 10% का मार्जिन होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, जो हमने कल प्लेस में जो एक जनरल सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर देखा था प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का नहीं प्रोडक्ट्स का, उसमें जो फर्स्ट हमारे पास चेन आती है वो डिस्ट्रीब्यूटर की आती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है 10%। ये 10% मार्जिन काट के जो फैक्ट्री जो सेल करेगी, मैन्युफैक्चरर अपने प्लांट से फैक्ट्री से जिस प्राइस पे जाएगा वो 76.50 रुपीज़ का जाएगा एक 100 रुपीज़ वाली प्रोडक्ट के लिए। ठीक। अच्छा जी, तो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में अक्सर एक जो है वो और चैनल एग्जिस्ट करता है, वो है होलसेलर का। राइट जी, तो होलसेलर्स जो है वो डिपेंड करता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर से जब ट्रेड प्राइस पे उठाएगा तो इसमें से कितना मार्जिन अपना कम करके वो प्रोडक्ट जो है वो आगे सेल आउट करेगा रिटेलर को। राइट, तो चूंकि वो एक लार्ज वॉल्यूम में कंपेरेटिव टू अ रिटेल फार्मेसी एक होलसेलर ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम परचेज करेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी उसे यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता है, रिलीफ दे सकता है और वो अपना मार्जिन भी यहाँ पे कम कर सकता है। अच्छा जी, देन जो प्राइसिंग अप्रोचेस जनरल हैं वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, यानी कि जितनी कॉस्ट उस पर लग रही है उस पर एक जनरल एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्लस करके जो है उसकी प्राइसिंग की जाती है। अच्छा जी, ब्रेक इवन प्राइसिंग वो प्राइसिंग कहलाती है जो कि हम स्पेशली किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो प्राइस देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए या किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे कि आपने अक्सर कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हुई हो कि नॉट फॉर सेल की प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट फॉर सेल, उसमें से एक तो होती है सैंपल प्रोडक्ट जो कि फिजिशियंस को प्रोवाइड की जाती है, और एक नॉट फॉर सेल वो प्रोडक्ट्स होती है जो कि एक्चुअल प्राइस से रिड्यूस्ड प्राइस करके और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या एनजीओस को सेल की जाती हैं। एक लार्ज वॉल्यूम चूंकि उस पर ज़्यादा होता है उस वजह से प्राइस रिड्यूस की जाती है और कम्युनिटी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रिड्यूस किया जाता है। ये कहलाती है ब्रेक इवन प्राइसिंग। अच्छा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किया कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कंपेरेटिव टू ऑलरेडी अवेलेबल कंपटीटर्स इन द मार्केट वो वैल्यूज कहीं ज़्यादा हैं तो हम उस वैल्यू की वजह से उसकी प्राइसिंग ज़्यादा करते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहे उसकी उतनी ही आ रही हो जो कि ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन चूंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एफिकेसी इंक्रीज हो रही है, सेफ्टी इंक्रीज हो रही है, कन्वीनियंस इंक्रीज हो रही है डोजिंग फॉर्म में, या एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये चीज़ें वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो उसकी वजह से वो वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइसिंग ऐड की जा सकती है एज एन अप्रोच। यानी कि अगर एक अभी तक जितनी भी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं ऑरल डोजेज फॉर्म की एंटी डायबिटीज़ के लिए दिन में 2 से 3 मरतबा वो लेनी है, अगर वीकली ऑप्शन की मेडिसिन हमने एक ऑप्शन जो है वो बना दिया है मार्केट के लिए, तो चाहे कि उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे ओरल अवेलेबल एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बराबर ही है, लेकिन चूंकि उनके अगेंस्ट में एक वैल्यू बहुत ज़्यादा हायर साइड पे हमारी प्रोडक्ट में अवेलेबल है, तो उस वैल्यू को जो है वो हम एनकेश करा सकते हैं। अच्छा जी, देन कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में अगर हमें किसी प्रोडक्ट से कम्पीट करना हो, उस कंपटीशन में हमारी वैल्यूज और कंपटीटर की प्रोडक्ट्स इक्वल हो रही हैं, तो हम प्राइस को एज अ वैल्यू यूटिलाइज करते हुए कंपटीटर से अपनी प्राइस को
कम कर देंगे ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके एज ए कंपटीशन। ठीक है जी, तो प्राइसिंग में कोई बात पूछना चाहेंगे आप? सर ये कॉस्ट प्लस की कोई एग्जांपल दे दें। देखिए कॉस्ट प्लस की ये हमारी एग्जांपल जो हमने यहाँ की ना, ये कॉस्ट प्लस की एग्जांपल में आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट कितनी लग रही है और आपने प्रॉफिट कितना लेना है जनरल अप्रोच के तहत। आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट आ गया, एक्सिबिएंट्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, पैकेजिंग मटेरियल्स आ गए, ठीक है। इसके बाद आपकी सप्लाई चेन की कॉस्ट आ गई, या किसी तरह की और कॉस्ट जो कि आपके प्रोडक्ट बनाने से लेकर और फाइनल कस्टमर के पहुंचाने तक के बीच में जो कॉस्ट आपकी उस पर लग रही है, ये सारी आपने सम अप कर दी। अब सम अप करने के बाद आपने देखना है कि उस पर कितनी आपने प्रॉफिट लेना है, ठीक जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सारी कॉस्ट पर यूनिट बन जाती है 100 रुपीज़ और आपने एक जनरल जो है वो रखा हुआ है स्ट्रक्चर की, ये प्रॉफिट हमने लेना है 45%, तो ये कॉस्ट प्लस हो जाएगा, कॉस्ट आ गई और आपका प्रॉफिट उसमें प्लस हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, प्रॉफिट 45 से लेकर 450% तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। आपने फिर इसके कॉस्ट प्लस के बाद आपने कंपटीशन बेस पे जाना है या वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे जाना है, किस तरह की प्राइसिंग पे जाना है, ठीक है जी। इवन ब्रेक जो प्राइसिंग होगी उसमें ये होगा कि प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज कर दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज कर देगी, लेकिन ये प्रॉफिट उसका जो है वो रिकवर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक जी। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन पेनाडोल की टेबलेट्स जितनी पूरे कराची में एक महीने में सेल करती है, अगर वो सारा का सारा ऑर्डर एक ही साथ एक एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उठा लेगी तो ये कम हो जाएगी कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके, मिनिमाइज करके, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट उतना ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। और कोई बात? नो सर। ओके, देन फाइनली जी प्रमोशन। अब हमने जो प्रीवियस 3 पीस हमने बनाए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, इन 3 पीस को जो है वो प्रमोट करना या ट्रांसमिट करना कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक, उनको बताना, उन तक ये चीज़ें पहुंचाना जो है वो प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशनल मिक्स में हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है और पब्लिक रिलेशनशिप्स जो है उनको डेवलप करना है। एडवर्टाइजिंग तो आप सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग किस तरह से होती है। सेल्स प्रमोशन में जब हम सेल्स को प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री या 35% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, ठीक जी, लकी ड्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि स्पेशल एक्टिविटीज़ हों जो कि मोटिवेट करती हैं बायर को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वो कहलाती है सेल्स प्रमोशन। राइट जी। पर्सनल सेलिंग वो सेलिंग कहलाती है जिसमें कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या वो पर्सन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स के लिए, वो कस्टमर से वन ऑन वन डीलिंग करके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसके बेनिफिट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर। एडवर्टाइजिंग तो मास मीडिया के थ्रू जो एक कंप्लीट मास है हमारे कस्टमर का, उसको एड्रेस करता है, जबकि पर्सनल सेलिंग में एक गिवन कस्टमर को एड्रेस करता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। जो कि आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल सेल्स ऑफिसर्स या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से कुछ लोग जो है वो वहाँ पर देखे होंगे, ये असल में काम करते हैं पर्सनल सेलिंग का, ठीक है जी। देन पब्लिक रिलेशंस में प्रमोशन प्रोडक्ट का होता है। अगर आपके पब्लिक रिलेशंस अच्छे हैं तो आपकी प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो है वो अच्छे वॉल्यूम में जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनजीओस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में
हॉस्पिटल्स या ऑर्गेनाइजेशंस में आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स जो मॉलिक्यूल परचेज करना है उन्होंने, उसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो फ्रंट पे रखवा सकते हैं। ठीक जी। तो प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसके तहत हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी प्राइसिंग के हवाले से जो उसकी वैल्यूज है उसको पहुंचाते हैं टुवर्ड्स द फाइनल कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक जी। अच्छा जी। देन इन क्लिनिक प्रमोशनल मिक्स हम उसे कहते हैं वो एक्टिविटीज़ या वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो कि इन क्लिनिक हम प्रैक्टिस करते हैं, और आउट ऑफ क्लिनिक प्रमोशनल मिक्स वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि चेंबर से, डॉक्टर के चेंबर से बाहर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल कैंप्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए। इन सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स हैं उसे कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स की तरफ। अच्छा, ये डिटेलिंग एड की एग्जांपल हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिटेलिंग एड यानी कि वो चीज़ या वो एड जो कि हेल्प आउट करे हमें प्रोडक्ट को डिटेल करने में। डिटेलिंग हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में उसे टर्म करते हैं कि जब हमें एक प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स को बताने का जो प्रोसेस है, उसे डेमोस्ट्रेट करने का जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं डिटेलिंग। लीव बिहाइंड मटेरियल उस तरह की चीज़ें जो कि हम आप डिटेलिंग के बाद, पर्सनल सेलिंग की कॉल करने के बाद वो चीज़ें डॉक्टर के चेंबर में यानी कि प्रिस्क्राइबर के चेंबर में, हॉस्पिटल के वार्ड्स में या कहीं भी और जगह जहाँ पर के हम मिलते हैं हमारे कस्टमर से, वहाँ पर वो चीज़ें छोड़ते हैं, रखे जाते हैं ताकि वो एज अ रिमाइंडर के तौर पर वो प्रोडक्ट्स जो है वो काम करती है। ये रिटिन मटेरियल भी हो सकता है या एसेसरीज की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके स्नैप्स हैं हमारे पास, हमारे फार्मास्यूटिकल एथिक्स के प्रेजेंटेशन में, वहाँ पे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, सैम्पल्स। अब हमारी जो प्रोडक्ट है उस पर एक प्रिस्क्राइबर का ट्रस्ट जो है वो किस तरह से डेवलप होगा, वो उस प्रोडक्ट का ट्रायल जो है वो किस तरह से करेगा। और ज़्यादातर प्रिस्क्राइबर्स जो है वो रिलेक्टेंट होते हैं इस मामले पर कि अगर एक पेशेंट ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट पर उनका चल रहा है तो उसे हटाकर वो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसे स्विच क्यों करें। तो ये सैम्पल्स जो है वो एज अ ट्रायल प्रिस्क्राइबर यूटिलाइज करता है, अपने पेशेंट्स में यूज़ करवाता है, अपने सिलेक्टेड पेशेंट्स में, इस तरह के पेशेंट्स में जिनको कि वो ऑब्जर्व कर सके, जिनसे वो फीडबैक ले सके। ऐसे पेशेंट्स में प्रिस्क्राइबर प्रोडक्ट के सैंपल्स को यूटिलाइज करके उसके बेनिफिट्स देखता है और उसकी बेस पर वो डिसाइड करता है कि अब ये प्रोडक्ट हमारी दूसरे पेशेंट्स को लिखी जानी चाहिए या नहीं लिखी जानी चाहिए। ठीक है जी। देन प्रमोशनल मिक्स में गिफ्ट्स जो कि जैसे वॉल क्लॉक्स हो गई, वेइंग मशीन्स हो गई, बीपी अपार्टस हो गए, ग्लूकोमीटर्स हो गए। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक पर्सनल बेनिफिट के गिफ्ट होते हैं और एक पेशेंट बेनिफिट्स के गिफ्ट होते हैं। तो हम ये एथिकल जो हमारा सेक्शन है एथिक्स का, उसमें हम देखेंगे कि गिफ्ट्स किस तरह के अलाउड हैं और किस तरह के अलाउड नहीं हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के हवाले से। डायरेक्ट मेलर्स में जब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रिंटेड मटेरियल या कोई और चीज़ें डायरेक्ट मेल कर दी जाए इंडिविजुअल डॉक्टर्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास एक गिवन टेरिटरी में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स की लिस्ट एड्रेसेस के साथ मौजूद होती है। तो जब कभी वो चाहें कोई कम्युनिकेशन करना या मटेरियल्स भेजना तो वो एक डायरेक्ट मेल्स के थ्रू उनको सेंड कर सकता है। ठीक जी, यही कहलाता है प्रमोशन। इसमें इसको आप रीड करें।
जी भाई, कौन बताएगा? जी दुआ, जी दुआ, क्या समझ में आया इससे? मैं जो है ना 2019 में ना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ना एक अप्रूव की थी ड्रग निवालो निवेलो निवेलो। इसमें जो है ना ये जो है ना HME OA रिडक्टेज इनहिबिटर है। क्या? सर कहती नहीं है सर ये कोलेस्ट्रॉल उसके लिए अमूल समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। कोई और एक्सप्लेन कर सकता है भाई इसमें? जवेविया। सर इसमें जो है बस जी जी, फातिमा बोले। जी सर, इसमें जो है वो सेल प्रमोशन एक्टिविटी बताई हुई है कि एफडीए ने एक अप्रूव की थी न्यू कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो है HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसको स्टेटिन कहते हैं। ये कोआ कंपनी थी कोई, उसने जो है वो बहुत पैसे ही क्राउडेड मार्केट है जिसमें स्टेटिन्स की बहुत सारे ब्रांड्स जो है अवेलेबल हैं, तो उसमें जो है इसको पेनिट्रेट करवाने की कोशिश करवाई गई थी। तो इसके लिए सेल्स प्रमोशन में जो है वो मार्केटिंग कैंपेन बता रहे हैं कि डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स चलाई थी ताकि जो है वो कंज्यूमर या फिजिशियंस जो है इसको न्यू स्टेटिन को परचेज करें इतने क्राउडेड मार्केट में से। तो वो बता रहे हैं कि इसमें एक सेल प्रमोशन ये भी थी कि उन्होंने 30 डेज का फ्री ट्रायल दिया था इस मेडिकेशन का, ताकि जो है वो जो कंज्यूमर या पेशेंट है वो इसको जो है वो और यूज कर सकें। तो ये एक जो है वो सेल प्रमोशन एक्टिविटीज में हाईलाइट की गई इस पैराग्राफ में स्टेटिन की। सही है जी, बिल्कुल ठीक है। तो क्राउडेड मार्केट होने की वजह से प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराने के लिए मार्केट में एक सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी यहाँ पे बताई हुई है। तो इन्होंने जो है वो एक वाउचर बनाए, वाउचर्स बना के जो है वो फिजिशियंस को दिए, और जो फिजिशियन चाहता था कि उसके जिस पेशेंट को ये 30 डे फ्री ट्रायल मिले इस मेडिकेशन का, तो उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके और उस पेशेंट को वो वाउचर एक प्रोवाइड कर देता था। और फिर वो पेशेंट उस वाउचर को किसी भी नियरेस्ट फार्मेसी पे ले जाकर वहाँ से 30 डेज की फ्री ट्रायल मेडिकेशन जो है वो हासिल कर सकता था। तो ये इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें कि हम सेल्स को प्रमोट करते हैं, पुश करते हैं, सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, सेल्स को उठाने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अच्छा जी। जी भाई, ये क्या कह रहा है? पढ़ सकते हैं आप इसको? नहीं? जी जनाब, मुझे तो ये समझ में नहीं आया था, कोई मुझे समझा सकता है? पहले तो ये बताइए कि रीड कर पा रहे हैं आप यहाँ तक, बॉटम तक इसको? जी सर, रीड कर पा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये एक प्रमोशन की एक और एग्जांपल है, ब्रांडेड प्रमोशन जिसे हम कह सकते हैं। एक तो प्रमोशन आपने एक्टिविटी का, सेल्स प्रमोशन का प्रीवियस एग्जांपल में देखा जिसमें कि 30 डे फ्री ट्रायल जो है प्रोवाइड किया जा रहा, जबकि इसमें पेशेंट से पूछा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं है तो आपके ख्याल में आपके पास डिसिप्लिन नहीं है या मेडिसिन नहीं है। तो अगर पेशेंट के जहन में ये आता है कि जी मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, मैं सिर्फ डिसिप्लिन करके उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर नीचे उसी बात को एड्रेस किया हुआ है कि जी डाइट और एक्सरसाइज आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकती है, सिर्फ 10 to 20%, जबकि जो आपका डॉक्टर है वो आपको हेल्प आउट कर सकता है इसको 50% तक रिड्यूस कराने में, विच मीन्स कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं
ताकि फिर वो जो भी स्टेटिन, जिस स्टेटिन की ये प्रमोशन हो रही है, वो प्रिस्क्राइबर उस स्टेटिन की मदद से आपके कोलेस्ट्रॉल को अप टू 50% रिड्यूस करा सके। अच्छा जी, ये थोड़ी पिक्चर ब्लर्ड है, देखिए अगर आप पढ़ सकते हैं। सर ये प्रमोशन ये चिकन पॉक्स जो है उसके लिए प्रमोट करें कि बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट। ठीक है, ठीक है, ओके और जी, ये है हमारे पास एग्जांपल डिटेलिंग की प्रमोशन में प्रोडक्ट की डिटेलिंग की। इसमें एक हमारे पास ये एग्जांपल है प्रिंटेड मटेरियल की। ये एक प्रिंटेड मटेरियल है, जिस प्रिंटेड मटेरियल में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को प्रोडक्ट का डेटा या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो बता रहा है, उसकी एफिकेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, किस तरह के पेशेंट में देनी है। प्रिंटेड मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल को यूज़ करते हुए इसे डिटेलिंग की जा रही है। ठीक जी, ये हमारे पास प्रिस्क्राइबर है, ये फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो कि डिटेलिंग कर रहा है। यहाँ पर इस जगह पर भी हमारे पास डिटेलिंग हो रही है, लेकिन ये कहलाती है ई डिटेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिटेलिंग। ठीक जी, अब तकरीबन मल्टीनेशनल तो तमाम ही कंपनीज में जो है वो ई डिटेलिंग आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेलिंग्स, और जो हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ई डिटेलिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इस तरह जो आईपेड हमारे पास होता है उसमें प्रिपेयर्ड जो है वो प्रेजेंटेशंस मौजूद होती हैं, मटेरियल मौजूद होता है, उसको यूटिलाइज करते हुए रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिटेलिंग करता है, क्लिनिक्स का प्रोडक्ट को बताता है। अच्छा जी, यहाँ पर